जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू लेक्स लीगम एकेडमी। आज इस वीडियो में हम BA LLB थर्ड सेमेस्टर की पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की थर्ड यूनिट कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट को कवर किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाकर वीडियोस को देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी। उसके बाद हम देखेंगे लिबर्टी, इट्स मीनिंग एंड इट्स काइंड, और लिबर्टी एंड इक्वालिटी, लिबर्टी एंड लॉ, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे सेफ गार्ड्स ऑफ लिबर्टी। इन टॉपिक्स में सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। देखो, पावर क्या होती है? पावर इज द कैपेसिटी टू चेंज द पॉसिबिलिटी ऑफ रिजल्ट, यानी किसी काम को करने की जो क्षमता है या किसी के काम के परिणामों को बदलने की जो क्षमता है, उसे हम कहते हैं शक्ति, यानी पावर। तो पावर जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड पोटेरे से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है टू बी एबल, यानी कुछ करने के योग्य होना, टू कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग। अगर कोई पर्सन कुछ कर सकता है तो हम कहेंगे कि वो शक्ति है, वो पावर है। अब ये जो पावर है, ये पावर तीन तरह की हो सकती है। एक पावर होती है ट्रेडिशनल पावर, यानी हम उसको कह सकते हैं जो पुरातात्विक ताकत हो, जैसे कुछ लोगों को धार्मिक प्रतिष्ठा की वजह से या फिर सांस्कृतिक प्रतिष्ठा की वजह से या फिर उनके कस्टम्स की वजह से कुछ पावर्स मिल जाती हैं, तो उसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल पावर, यानी जो हमें पुराने हमारे रीति रिवाजों से मिली हो। और दूसरी पावर्स होती हैं जिनको हम कहते हैं कैरिश्मेटिक पावर। कैरिश्मेटिक मतलब जो देवीय पावर होती हैं, और देवीय पावर का मतलब जो भगवान ने किसी इंसान को दी हो। कोई पर्सन फिजिकली स्ट्रांग होता है तो उसे क्या मिली है? भगवान की तरफ से वो पावर मिली है। और उसी तरह से आती है थर्ड इसमें लीगल पावर। लीगल पावर जो किसी कानून ने किसी पर्सन को दी हो, उसको लीगल पावर कहते हैं। तो इसमें जो है हमारी तीन तरह की पावर्स हो गई, इसमें ट्रेडिशनल और इसके साथ कैरिश्मेटिक और तीसरी लीगल पावर। अब यहां पर कहा है पावर रेफर करती है एबिलिटी टू मेक अदर्स डू वंस ऑर्डर, यानी जब हम किसी से कुछ करवाते हैं तो वो जो हमारी एबिलिटी है उससे कुछ करवाने की, वही एक पावर होती है। उसी को हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। अब वो चाहे इवन अगेंस्ट देयर विल, चाहे वो उनकी इच्छा के खिलाफ भी हो, पावर वही होगी। हम चाहते हैं किसी से कुछ करवाना और वो करे, भले ही वो चाहता हो या ना चाहता हो, इसे ही हम कहते हैं शक्ति। अब ये जो हमारी पावर है, पावर के तीन डायमेंशन है, यानी इसके जो है तीन चीजें हम यहां पर देखेंगे। सबसे पहली फर्स्ट पावर होती है इसके अंदर ऑब्जर्वेबल पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी ऐसी पावर जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हां किसी में कुछ पावर है, तो उसको कहते हैं ऑब्जर्वेबल पावर, या फर्स्ट डायमेंशन इसको हम कहते हैं। दूसरा डायमेंशन है कंट्रोल द एजेंडा एंड इशू डिस्कशन। दूसरी पावर होती है जो चीजों को कंट्रोल करते हैं, यानी जो चीजें चल रही हैं उनको हम कंट्रोल करते हैं। और लास्ट आती है इसमें मेकिंग एक्सेप्टेंस ऑफ द कॉन्ट्ररी सिचुएशन, यानी जब कोई व्यक्ति हमारे खिलाफ भी हो, उस चीज को फिर भी एक्सेप्ट करवाना, ये थर्ड डायमेंशन होता है। इसी को हम जो है पावर कहते हैं। पावर के कॉन्सेप्ट के बाद आपको एक कॉन्सेप्ट और समझना होगा, द कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी। अब पावर तो हमारा क्लियर हो गया कि पावर किसको कहते हैं? किसी काम को करने की क्षमता को पावर कहते हैं, चाहे कोई दूसरा पर्सन चाहता हो या ना चाहता हो। दूसरा आता है वर्ड अथॉरिटी। अथॉरिटी जो वर्ड है वो ऑक्टर से लिया गया है, लैटिन वर्ड, जिसका मीनिंग होता है ओरिजिनेटर या ऑथर। जैसे एक बुक का ऑथर होता है, यानी उसको क्रिएट करने वाला। तो हमें पावर तो मिल गई, अब वो जो पावर है उस पावर को इस्तेमाल करने का जो राइट है वो उसका अथॉरिटी होता है। तो सिंपली हम कह सकते हैं अथॉरिटी इज द राइट टू एक्सरसाइज पावर। ये जो पावर है, इस पावर को एक्सरसाइज करने का जो हमें राइट मिलता है वो अथॉरिटी होती है। अब पावर किसी के पास हो सकती है, लेकिन हो सकता है उसके पास उसका यूज करने का राइट ना हो। तो जैसे ही उस पावर को यूज करने का राइट आ जाएगा, हम कहेंगे कि वो अथॉरिटी है। और इसके अंदर क्या आता है? वॉलंटरी सबमिशन बाय द पीपल, यानी जब पीपल जो है, यानी लोग जो हैं, उस पावर का यूज करने का राइट दे देते हैं अथॉरिटी को, वो हमारी अथॉरिटी बन जाती है। अथॉरिटी भी हमारी तीन तरह की होती है, जैसे हमने पावर की देखी थी। पावर इसमें ट्रेडिशनल, कैरिश्मेटिक एंड लीगल। ट्रेडिशनल यानी जो हमें कस्टम्स के थ्रू या फिर किसी रिलीजन के थ्रू मिलती हो, या फिर कैरिश्मेटिक जो भगवान की तरफ से मिलती हो, और लीगल जो हमें कानून देता हो। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे लोगों को पावर्स देता है, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर के पास पावर होती है कि वो लॉ बना सकता है। तो देयर आर 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला अंग लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर लॉ बनाने का काम करता है।
सेकंड उसमें आता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव उस लॉ को जो लेजिस्लेचर ने बनाया है उसको इंप्लीमेंट करता है, और जुडिशरी जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ने लॉ बनाए ये एक्शन लिए हैं उन सबको इंटरप्रेट करना कि वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं। तो ये पावर जो है दी गई है, और प्लस राइट टू एक्सरसाइज दियर पावर, इसी को हम कहेंगे यहां पर अथॉरिटी। नेक्स्ट इसमें कॉन्सेप्ट देखते हैं हम, कॉन्सेप्ट ऑफ लेजिटिमेसी। अब ये जो वर्ड लेजिटिमेसी है इसको भी हम देखते हैं कि लैटिन वर्ड लेजिटिमेयर से लिया गया है, जिसका मीन्स होता है टू मेक लॉफुल या लीगलाइज करना। कोई भी चीज जो है उसको लीगलाइज कर देना, यानी अब उसको यूज कर सकते हैं, प्लस वो एक वैलिडिटी रखती है कुछ टाइम पीरियड के लिए। तो इसमें हम कह सकते हैं लेजिटिमेसी इज रिकॉग्निशन या एक्सेप्टेंस एंड जस्टिफिकेशन ऑफ पावर और अथॉरिटी। तो पावर और अथॉरिटी को जब हम जस्टिफिकेशन देते हैं, एक्सेप्टेंस देते हैं, तो वो बन जाती है लेजिटिमेसी। तो इन तीनों को हमें समझना होगा कि ये तीनों कैसे काम करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको देखना होगा पावर इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस। सिंपल वर्ड्स में अगर आपको लिखना है तो पावर का मतलब होता है किसी को इन्फ्लुएंस करना, किसी को अपनी बात मनवा देना। यानी हमारे अंदर इतना हम किसी को इतना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि अगर हम चाहें तो उससे अपने काम करवा लें। और अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी इज द राइट टू इन्फ्लुएंस। पावर हो गई एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस, और अथॉरिटी हो गई राइट टू इन्फ्लुएंस, यानी अब राइट आ गया। अब ये राइट के बाद क्या बनेगा? लेजिटिमेसी इज द एक्सेप्टेंस ऑफ दैट अथॉरिटी। तो सिंपली अगर आप इसे रखेंगे तो पहले पावर, फिर पावर का राइट, उसको यूज करने का अथॉरिटी बन जाएगा, और अथॉरिटी के बाद जो है वो लेजिटिमेसी, अगर उसकी वैलिडिटी एक तरह से मिल जाएगी कि वो वैलिड कब तक रहेगा, उसको हम कहेंगे लेजिटिमेसी। तो ये तीन कॉन्सेप्ट है, पावर, अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी। अब हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी, और इसी के साथ हम लॉ को भी डिस्कस करेंगे। तो ये जो वर्ड हमारा लिबर्टी है, सबसे पहले इसे समझते हैं। जो कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी है, ये लैटिन वर्ड लिबर्टेटम से लिया गया है, जिसका मीन्स होता है कंडीशन ऑफ अ फ्री मैन। जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था लिबरलिज्म के बारे में, वो कॉन्सेप्ट था कि इंडिविजुअल लिबर्टीज होनी चाहिए और गवर्नमेंट का मिनिमम इंटरफेरेंस होना चाहिए। तो ये जो वर्ड लिबर्टी है वो यही कहना चाहता है कि कोई भी पर्सन जब वो फ्री रहेगा तो उसका जो है एक तरह से अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है। तो यहां लिबर्टी का मीनिंग ये है कि जब कोई पर्सन को हम फ्री छोड़ देते हैं, यानी वो जैसा जो कुछ करना चाहे वो कर सकता हो। तो द पावर टू एक्ट, यानी कुछ करने की पावर है, एंड एक्सप्रेस वन सेल्फ अकॉर्डिंग टू वंस विल, और कोई पर्सन अपने आप को ऐसे एक्सप्रेस करे जैसे वो चाहता है। तो इसी को हम कहते हैं लिबर्टी, यानी वो इंसान अपनी जिंदगी जैसे गुजारना चाहता है वो वैसे गुजारे। जैसे इसमें हम देख सकते हैं काइंड्स में सबसे पहले नेचुरल लिबर्टी होती है। नेचुरल लिबर्टी कहती है कि किसी भी पर्सन के पास अनलिमिटेड लिबर्टी है, यानी उसके ऊपर किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जैसा वो करना चाहे वैसा कर सकता है। इसको कहते हैं हम नेचुरल लिबर्टी, यानी जो हमें नेचर ने दी है फॉर बीइंग ह्यूमन बीइंग। जैसे अदर एनिमल्स हैं वो जो चाहे करते हैं, तो उसी तरह से ह्यूमन बीइंग्स को भी नेचुरल लिबर्टीज मिलती हैं, वो जो चाहे उन्हें कर सकता है। दूसरी इसमें आती है मॉरल। अब मॉरल जो लिबर्टी है वो एक तरह से रेस्ट्रिक्शन भी लगाती है और ड्यूटी भी लगाती है कि भाई जब तुम्हें कोई लिबर्टी मिले, जब कोई स्वतंत्रता आपको मिले, तो उसका जो इस्तेमाल है, आप उसका जो यूज है वो इस तरह से करेंगे जिससे समाज को बेनिफिट हो। ऐसा ना हो कि आपके उस लिबर्टी को यूज करने की वजह से समाज को नुकसान होता है, सोसाइटी को नुकसान होता है। तो मॉरल लिबर्टी ये कहती है कि हम एक्सरसाइज करेंगे फ्रीडम टू रियलाइज द गुड फॉर द होल सोसाइटी, यानी अपनी फ्रीडम्स का इस तरह से इस्तेमाल करेंगे कि पूरे समाज को उससे फायदा हो, नुकसान ना हो। तीसरी आती है सिविल, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। इन चारों को जो है आप अलग अलग करके हेडिंग्स बनाकर भी लिख सकते हैं। सिविल ये क्या है? सारी जो लिबर्टीज हैं ये हमारे लिए जरूरी हैं ताकि हम डेवलप कर सके अपने आप को, वन सेल्फ को। जैसे सिविल इसके अंदर आती हैं जो हमें लॉ देता है, सोशल जो हमें समाज के अंदर रहते हुए मिलती हैं, पॉलिटिकल कि हम गवर्नमेंट के अफेयर्स में पार्टिसिपेट करें, और इकोनॉमिक यानी हम जिस तरह से अपने इकोनॉमिक अफेयर चलाना चाहते हैं। जैसे इन सब के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, राइट टू ट्रेड या फिर राइट टू लाइफ, और इसी के साथ पर्सनल लिबर्टीज, ये सब जो है इसके अंदर आती हैं। अब ये अगर लिबर्टीज मान लीजिए हमने किसी को दे दी, अब उनके साथ उनकी रेमेडी भी होनी जरूरी है। तो उसके लिए हमें सेफगार्ड की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी में। सबसे पहले हम समझते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी। तो लिबर्टी का मतलब फ्रीडम देना, किसी को स्वतंत्र छोड़ना, जैसा वो करना चाहे वैसा करे। इक्वालिटी जो वर्ड है वो लिया गया है एक्वालिस से, जिसका मीन्स होता है यूनिफॉर्म, आइडेंटिकल या इक्वल, यानी बराबरी।
तो देखो यहां पर एक कॉन्सेप्ट और समझना होगा आपको, इक्विटी। एक होती है इक्विटी, एक होती है इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब यह है कि सबको इक्वल ट्रीट करो इररेस्पेक्टिव व्हाट दे आर, जबकि इक्विटी का मतलब यह होता है कि जिसको जैसी जरूरत है उसको उस सिचुएशन में वैसे ही सपोर्ट करना, वैसे ही उसको जो है प्रोटेक्शन देना। जैसे मान लीजिए आप जो है किसी चाइल्ड पर और किसी अडल्ट पर सेम लॉ अप्लाई नहीं कर सकते, या कोई विमेन है और कोई मैन है उन पर सेम लॉ अप्लाई नहीं कर सकते, या कोई एज की डिफरेंस की वजह से कमजोर है और कुछ जो जवानी में होते हैं उनके पास ज्यादा पावर होती है, तो हम उन दोनों पर सेम चीजें नहीं थोप सकते। तो हमें इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट के साथ साथ इक्विटी को भी ध्यान रखना होगा कि हमें इक्वालिटी लानी है, इक्वालिटी देनी नहीं है, हमें इक्वल नहीं करना है सबको, हमें इक्वल लाने के लिए लोगों को प्रमोट करना है ताकि सब एक साथ बढ़ सकें। तो स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल इन राइट्स, तो इक्वालिटी का मतलब है सबके पास एक जैसे अधिकार हो, जैसी सिचुएशन में है वो सेम अपॉर्चुनिटीज हो। जैसे सरकार कोई जॉब निकालती है तो वहां पर वो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट, इन सब के आधार पर जो है किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 में इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट दिया गया है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, कि कानून की नजरों में हर कोई समान है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, नो वन इज अबव द लॉ। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहता है कि सबसे सुप्रीम लॉ होगा और सब उसके अंडर ही सब काम करेंगे। फिर उसी के साथ ट्रीटमेंट, उनके साथ जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो भी इक्वल करेंगे, एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज, और जितने भी सरकार के पास रिसोर्सेज हैं, यानी हमारा इंडिया है, हमारे इंडिया के पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सबका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, इसी को हम कहते हैं इक्वालिटी। ये जो लॉ है, लॉ को हम समझ लेते हैं, हमने सोशियोलॉजी या इकोनॉमिक की क्लास में भी इसको डिस्कस किया था। तो कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ कहता है ये एक सिस्टम है, एक रूल्स, यानी एक सिस्टम ऑफ रूल्स एस्टैब्लिश्ड बाय अथॉरिटी, यानी जब कोई अथॉरिटी किसी भी कंट्री में कुछ रूल्स बनाती है किसी चीज को गवर्न करने के लिए, एनफोर्स थ्रू गवर्नमेंट, और जिनको गवर्नमेंट एनफोर्स करती है यानी गवर्नमेंट जो है उनको लागू करती है। इसका जो पर्पस है वो है मेंटेन ऑर्डर, रिजोल्व डिस्प्यूट्स, यानी हम क्या करेंगे, समाज में जैसी शांति व्यवस्था बनी हुई है उसको बनाए रखेंगे, और उसी के साथ साथ क्या करेंगे, अगर किसी में कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो उसको शॉर्ट आउट भी करेंगे। जैसे मान लीजिए ए ने बी से कोई एग्रीमेंट करा और उसने अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं किया, तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे वो जो है कोर्ट में जाकर अपनी इस बात को एनफोर्स कर सकता है। दूसरा इसमें आता है रोल इन सोसाइटी, सोसाइटी में क्या रोल है लॉ का, तो ये शेप करता है बिहेवियर को कि किस तरह से हमें बिहेवियर करना चाहिए, और सेफगार्ड करता है राइट्स को, यानी हमारे राइट्स को भी सुरक्षा प्रदान करता है, एंड प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर जस्टिस, और ये हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिससे कि हम जस्टिस दे सकें लोगों को। तो ये क्या है, लॉ का कॉन्सेप्ट है। लास्टली हम डिस्कस करेंगे सेफगार्ड्स ऑफ लिबर्टी। तो सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी बहुत जरूरी होते हैं, तो हम किस तरह से अपनी लिबर्टीज को सेफ कर सकते हैं, यानी किसी भी कंट्री में किसी इंडिविजुअल की जो भी लिबर्टीज हैं उनको सेफ रखने का सबसे पहला पॉइंट है कि उन लिबर्टीज को कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया जाए, यानी उनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दी जानी चाहिए। अगर उनको कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया तो उनके लिए रेमेडी भी होगी कि अगर कोई उनको वायलेट करता है तो वो डायरेक्टली जो है हाईकोर्ट जा सकते हैं। जैसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर किसी की फंडामेंटल राइट्स जो कि पार्ट 3 में दिए गए हैं, अगर कोई उनको वायलेट करता है तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 में, और हाईकोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 226 में। दूसरा प्रोविजन है सेपरेशन ऑफ पावर। क्या करेंगे हम, सेपरेशन ऑफ पावर पढ़ेंगे हम, अगली यूनिट में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे सेपरेशन ऑफ पावर को। अभी आप इतना समझ लीजिए, सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब यह है कि जो हमारे ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इन सबके पास जो है अपनी अलग अलग पावर होगी। एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के काम में इंटरफेरेंस नहीं करेगा, इसको सेपरेशन ऑफ पावर कहते हैं। दूसरा इसमें है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब यह है कि कोई भी देश है उसके अंदर विधि का शासन होगा। ऐसा नहीं होगा कि जो किंग कहेगा, यानी जो राजा ने कह दिया वो कानून होगा, बल्कि जो कानून कहता है वही राजा करेगा, उसको कहते हैं रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ एवी डाइसी नाम के एक पर्सन ने दिया था। उन्होंने ये कहा था कि रूल ऑफ लॉ का मतलब यह है कि नो वन इज अबव द लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड स्पिरिट ऑफ इंडिविजुअल्स राइट, या फिर हम उनको कह सकते हैं कि जो लोग हैं उनके राइट्स को डिक्लेयर कर देना। तो अगर ये तीनों चीज होती हैं तो उसको हम कहते हैं रूल ऑफ लॉ। और इसमें आता फिर इंडिपेंडेंट जुडिशरी, और इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब कि जो हमारी जुडिशरी है उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, वो अपने डिसीजंस जो है बिना किसी कंट्रोल के दे, बिल्कुल फ्री होकर, जिससे जस्टिस डिलीवर हो सके।
तो ये कुछ पॉइंट्स हैं हमारे सेफ गार्ड ऑफ लिबर्टी में, इतना ही इसके अंदर काफी होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम 4th यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। जय हिंद।